नमस्कार दोस्तों, आज हम अपन इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एम्स 2018 में फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको हम पार्ट वाइज देखते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो देखते हैं सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्टिव फेस 1 एंड फेस 2 रिएक्शन आर द मोस्ट कॉमन ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। मतलब क्वेश्चन में फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 रिएक्शन के बारे में पूछा गया है कि फ़ेज़ 1 में जिसमें रिएक्शंस होती हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन। मतलब ये ABCD जो ऑप्शन में जो हमारे लेफ़्ट साइड है वो सारी जो है फ़ेज़ 1 की रिएक्शन है, और फ़ेज़ 2 की ग्लूकोरोनेशन, एसिटाइलिनेशन, ग्लूटाथाइन कंजुगेशन, और फ़ेज़ 2 की राइट साइड में चारों रिएक्शंस हैं। तो इसमें ये पूछा ये गया कि फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में कौन सी मोस्टली जो है रिएक्शंस होती हैं, फ़ेज़ 1 की, फ़ेज़ 2 की। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। मेन तो पहले क्वेश्चन समझना है। ये सारी की सारी जो है फ़ेज़ 1 है, ये सारी की सारी फ़ेज़ 2 हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 रिएक्शन होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे कोई ड्रग लेते हैं बाय ओरल के थ्रू वो पहले हमारे स्टमक में जाती है, स्टमक से फिर वो लीवर, इंटेस्टाइन वगैरह में जाती है, फिर वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब हो गई मींस ब्लड वगैरह में जाती है, ब्लड से फिर वो टिश्यू वगैरह में जहाँ भी जाती है। उसके बाद ये जो हमारा रिसेप्टर है वहाँ पे ड्रग जो है बाइंड करती है, वो रिसेप्टर पे ड्रग जो है बाइंड कर जाती है, और बाइंड करके जो है ड्रग का कुछ ना कुछ एक्शन होता है। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट हुई, फिर एब्जॉर्ब हुई हमारी ड्रग, फिर हमारे यहाँ रिसेप्टर साथ बाइंड करके ड्रग का एक्शन होता है। कुछ टाइम के लिए होता है, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे के लिए। उसके बाद ड्रग जो होती है उसको मेटाबोलाइज करना होता है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म होना, अब उसमें 2 प्रोसेस आ जाती हैं, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2। 2 तरीके से होती है मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ड्रग को अगर बॉडी में रह जाएगी तो वो ज़्यादा टॉक्सिक होगी, तो इसको बाहर निकालना ज़रूरी है। तो मेटाबॉलाइज मेन हमारे होता कहाँ है, कौन सी बॉडी ऑर्गन में होता है बॉडी में, तो लीवर में सबसे ज़्यादा हमारा मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का। अगर लीवर में प्रॉब्लम है तो ड्रग की मेटाबॉलिज्म में भी प्रॉब्लम्स होंगी, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो लीवर को हमारा मेन मेटाबॉलिज्म करता है, और मेन एंजाइम होता है एक हमारा CYP3A4। ये जो एंजाइम होता है साइटोक्रोम P450 एंजाइम जिसको हम बोलते हैं, ये मेन हमारा ड्रग को मेटाबॉलाइज करता है। इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो भी बनाई है ग्रुप के इसमें चैनल में, ज़रूर जाके देख सकते हो पुरानी वीडियोस में। तो ये एंजाइम जो हमारा मेन मेटाबॉलाइज करता है ड्रग को, 50% से ज़्यादा ड्रग्स को करता है मेटाबॉलाइज। तो अब फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 के बारे में देखते हैं। मेटाबॉलिज्म के बारे में तो हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो फ़ेज़ 1 में आती हैं हमारी वो ड्रग्स आती हैं, इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो होता है, फ़ेज़ 1 में फंक्शनल ग्रुप जो हम ऐड कर देते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से फंक्शनल ग्रुप ऐड करने की वजह से क्या हो सकता है, हमारी जो ड्रग है बाइंड की हुई है वो चेंज हो जाएगी, शेप चेंज होगी, उसका मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा, और ड्रग जो है वो रिसेप्टर से हट जाएगी, और हमारी ड्रग जो है वो फिर बाहर निकल जाएगी। कैसे, जैसे सपोज करो पहले ड्रग क्या होती है, लिपिड सोल्यूबल होती है, लिपिड सोल्यूबल होती है, फिर उसको हमें बाहर निकालने के लिए लिपिड इनसोल्यूबल बनाना पड़ता है, हमें लिपिड इनसोल्यूबल बनाना पड़ेगा। तो फिर वो ड्रग क्या होगी, लिपिड इनसोल्यूबल है, मतलब मोर पोलर हो जाएगी, वाटर में सोल्यूबल वाली बन जाएगी, फिर वो हमारे यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाती है। तो फ़ेज़ 1 में हम इसको बोलते हैं, एक तो हम बोल सकते हैं इसको फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, नॉन सिंथेटिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसमें कोई भी नया फंक्शनल ग्रुप अटैच करते हैं, इसलिए हम इसको फंक्शनलाइजेशन भी बोल सकते हैं। और इसके अंदर कौन कौन सी एग्जांपल्स होती हैं फ़ेज़ 1 के अंदर, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस या साइक्लाइजेशन भी होती है इसमें, या डीसाइक्लाइजेशन भी होती है। ऑक्सीडेशन मतलब मालूम ही है, प्लस ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोल दो, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोल दो। हमने या तो कुछ अटैच कर दिया या हटा दिया हाइड्रोजन को, एक ही बात है। रिडक्शन में रिवर्स हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो वो रिडक्शन हो जाती है। हाइड्रोलाइसिस में वाटर मॉलिक्यूल के साथ हमने कोई अटैचमेंट कर दी, दैट इज़ हाइड्रोलाइसिस, जिससे ड्रग जो है वो मोर पोलर मॉलिक्यूल्स, मतलब मोर पोलर हो जाएगी, और जो कि वाटर सोल्यूबल होने की वजह से वो किडनी से इजीली पास आउट हो जाती है ड्रग।
तो ये होती है फेज़ 1 रिएक्शन। अब होता क्या है, इसमें मेनली हमारा आंसर इसका आ जाता है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ पहले। ए इज़ द राइट आंसर है इसका। मींस ऑक्सीडेशन जो है वो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा होती है फेज़ 1 के थ्रू, और फेज़ 2 के लिए हमारी ग्लूकोयूरिनेशन जो है वो मेनली होती है, दैट इज़ फेज़ 2 रिएक्शन में। अच्छा, अब फेज़ 2 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फेज़ 2 का मतलब होता है कंजुगेशन। कंजुगेशन मतलब क्या होता है, अटैचमेंट, कपलिंग ऑफ द ड्रग, या कॉम्प्लेक्स बना देते हैं हम इसको, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज़ के साथ अटैचमेंट कर देते हैं, इसके अंदर हैवी कर देते हैं इसके मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूल का वेट जो होता है वो हैवी कर देते हैं हम, तो जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है, हैवी वेट बन जाता है मॉलिक्यूल्स का, और वो जो फिर ड्रग होती है वो सेपरेट हो जाती है मॉलिक्यूलर वेट हाई होने की वजह से। इसमें हम आयोनाइज्ड ग्रुप जो भी होता है कोई, उसको अटैच कर देते हैं, आयोनाइज्ड ग्रुप को, कोई भी आयंस के साथ इसको, जैसे प्लस माइनस जो कटायंस हैं आयन के साथ अटैच कर देंगे, तो जिसकी वजह से वो ड्रग जो है मोर पोलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर सोल्यूबल हो जाएगी, फिर वो जो ड्रग है बाहर निकल जाएगी। तो इसमें कंजुगेशन करते हैं, इसको हम कंजुगेशन भी बोल सकते हैं। और इसमें भी सेम लिपिड सोल्यूबल को, ड्रग को लिपिड इनसोल्यूबल में कन्वर्ट कर देते हैं, आयनाइज ग्रुप बना देते हैं, अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो बस दैट इज़ द फेज़ 2 रिएक्शन। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये छोटा सा हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था। तो इसका राइट आंसर है ए, दैट इज़ ऑक्सीडेशन फेज़ 1 में सबसे ज़्यादा होती है, ग्लूकोयूरिनेशन फेज़ 2 में सबसे ज़्यादा होती है। आई थिंक आपको थोड़ा सा ये बेसिक सा समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज़ पॉजिटिव इनोट्रोपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन। ओके, इसमें देखते हैं, इसमें ट्रॉपिक का मतलब सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं, ट्रॉपिक का मतलब क्या है। ट्रॉपिक का मतलब होता है चेंज, ट्रॉपिक का मतलब होता है चेंज, चेंज कोई भी चेंज। ठीक है, आइनो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आइनो का मतलब होता है फोर्स, आइनो का मतलब होता है फोर्स। और चलो पहले इसको देखते हैं, फोर्स, फोर्स चेंज, इट मीन्स आइनोट्रॉपिक मतलब जिसमें फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन चेंज हो, दैट इज़ आइनोट्रॉपिक। अब ये दो तरह का होता है, दैट इज़ पॉजिटिव इनोट्रॉपिक एंड नेगेटिव इनोट्रॉपिक। जब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा, जब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इनोट्रॉपिक, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव इनोट्रॉपिक। और जब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होगा, किसका, हार्ट का, ये हम हार्ट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, हार्ट का जब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो हम उसको बोल देंगे नेगेटिव इनोट्रॉपिक। इतना समझ में आया, बड़ा इजी सा है, दो वर्ड्स याद रखने हैं, ट्रॉपिक मतलब चेंज, आइनो का मतलब हो गया फोर्स, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जब चेंज होगी हार्ट की, दैट इज़ इनोट्रॉपिक आ रहा है। अगर वो पॉजिटिव का मतलब कब होगा, जब वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो दैट मीन्स पॉजिटिव इनोट्रॉपिक। जब नेगेटिव होगा, उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होगा, तो नेगेटिव इनोट्रॉपिक होगी। ये कंसेप्ट समझ में आया, इजीली है। नेक्स्ट है क्रोनोट्रॉपिक। अब ट्रॉपिक का मतलब चेंज, ट्रॉपिक का मतलब चेंज, और क्रोनो का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हार्ट रेट। क्रोनो का मतलब आ जाएगा हार्ट रेट, ये भी याद रखना बस। अब क्या होगा, जो हार्ट रेट का चेंज आएगा दैट इज़ क्रोनोट्रॉपिक। उसमें क्या था, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का, इसमें है हार्ट रेट का चेंज आना, दैट इज़ क्रोनोट्रॉपिक। अब पोस्ट अगर इंक्रीज़ हो रहा है हार्ट रेट, अगर इंक्रीज़ होगा हार्ट रेट हमारा, दैट इज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक। अगर डिक्रीज़ होगा हमारा हार्ट रेट तो नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक। ये समझ में आया। सेम है कि हार्ट रेट अगर चेंज हो रहा है इट मीन्स क्रोनोट्रॉपिक, अगर पॉजिटिव हो रहा है हमारा मीन्स इंक्रीज़ हो रहा है हार्ट रेट, तो हार्ट रेट अगर इंक्रीज़ होगा इट मीन्स पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक, अगर हार्ट रेट डिक्रीज़ होगा दैट मीन नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक। सो तो यही बस इसमें हम देखते हैं इसमें कौन सी ड्रग काम करती है। तो जो हमारी होती है हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो होते हैं, जो हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड होते हैं जो कि इंक्रीज़ करते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो होते हैं जैसे इंक्रीज़ करें जो
कैल्शियम की कंसंट्रेशन को, कैल्शियम आयंस को जब इंक्रीज़ करते हैं कार्डियोग्लाइकोसाइड तो इंक्रीज़ होती है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का। ठीक है, तो कौन सी वो जो हमारे कार्डियोग्लाइकोसाइड्स हैं वो क्या करते हैं? इंक्रीज़ कर देते हैं कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को हार्ट के अंदर, तो इसकी वजह से हमारा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का वो बढ़ जाता है। इट मीन्स वो पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट शो करते हैं, दैट इज़ कार्डियोग्लाइकोसाइड्स। दोबारा रिपीट करते हैं कि कार्डियोग्लाइकोसाइड्स जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन को हार्ट के अंदर इंक्रीज़ करेंगे, इट मीन्स उसकी वजह से कैल्शियम की बढ़ने की वजह से कंसंट्रेशन की हमारा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है हार्ट का वो बढ़ जाता है। दैट इज़ वो क्या कॉज करेगा? पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट शो करेगा। इसके ऑपोजिट अगर हम चलते हैं, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे विरापामिल, डिल्टियाजैम वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं? कैल्शियम को कम करते हैं आयंस को हार्ट के अंदर, तो वो क्या करते हैं? डिक्रीज़ कर देते हैं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को। फोर्स कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज़ कर देंगे तो वो क्या करेंगे? वो नेगेटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट शो करेंगे। समझ में आया? बहुत इजी सा कंसेप्ट है। जो कैल्शियम बढ़ाता है दैट मीन्स फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है, वो पॉजिटिव इनोट्रोपिक। जो कैल्शियम घटाता है, कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करेगा, वो डिक्रीज़ करेगा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को। फोर्स कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज़ हो गई हार्ट की तो नेगेटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर तो हम देख लेते हैं। सी इज़ द राइट आंसर, डिजॉक्सिन कार्डियोग्लाइकोसाइड से जो ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा पॉजिटिव इनोट्रोपिक, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेप्यूटिक क्लास हैज़ बीन अप्रूव्ड क्लिनिकली एज ए फर्स्ट लाइन therapy for heart failure and has shown decreased hospitalization, improved symptoms and delayed disease progression। कौन सी फर्स्ट लाइन हार्ट फेलियर की ड्रग है जो कि हॉस्पिटलाइजेशन को डिक्रीज़ करती है, मतलब जाने में हमें ज़रूरत नहीं पड़ती हॉस्पिटल की, और उसके सिम्टम्स जो है हार्ट के रिगार्डिंग कम हो जाते हैं। तो वो कौन सी फर्स्ट लाइन ड्रग है? वो है दैट इज़ एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर जो होते हैं हमारे वो ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहे हैं, डॉक्टर्स भी जो है इसको रिकमेंड करते हैं, जिसमें आ जाता है हमारे एस इनहिबिटर में प्रिल जो होते हैं, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, ठीक है, रेमीप्रिल, ठीक है, ये जितने भी हैं, लिसिनोप्रिल, ये सारे जितने प्रिल होते हैं हमारे, ये हमारे मोस्टली उसमें एस इनहिबिटर्स में आते हैं, और ये मेन हमारा जो है हार्ट के रिगार्डिंग फर्स्ट लाइन ड्रग यूज़ हो रही हैं आज के टाइम। ठीक है, दैट इज़ इसका आंसर आ जाएगा हमारा थर्ड का बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। Which one of the following glucose transporter is the new target for the management of type 2 diabetes mellitus? कि आज के टाइम में कौन सा है जो मैकेनिज़्म जो टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है? ठीक है, कौन सा न्यू ड्रग टारगेट है? तो उसका आंसर आ जाता है, हम आंसर पे डायरेक्ट करते हैं। देखो इसमें क्या है, SGL2 मीन्स सोडियम ग्लूकोज लिंक को ट्रांसपोर्टर 2। इसके अंदर कौन सी ड्रग्स आती हैं? इसके अंदर मोस्टली हमारी जो ड्रग आती हैं एम्पाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन, ये जार्डियंस जो एम्पाग्लिफ्लोजिन का ब्रांड नेम है जार्डियंस। ये जो है जार्डियंस आजकल पेशेंट को ज़्यादा डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं। जार्डियंस ब्रांड नेम है ये पेटेंट लिया हुआ है कंपनी ने जार्डियंस ड्रग का। और ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है सोडियम, ये है, ये कुछ भी नहीं है, ये मीन्स इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं है, मतलब ये ऐसे ही दिया हुआ कंफ्यूज करने के लिए। मेन इसका SGL2 बनता है या फिर बनता है GLP-1 एगोनिस्ट, वो इसमें ऑप्शन नहीं है। GLP ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड होता है, जिसकी फुल फॉर्म ग्लूकागोन पेप्टाइड एगोनिस्ट होता है, तो वो इसमें लिखा ही नहीं हुआ ऑप्शन, वो उसमें फिर भी कंफ्यूजिंग हो सकता था। तो इसका आंसर हमारा आएगा SGLT
टू इनहिबिटर, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब हम ड्रग के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो इसमें जैसे एम्पाग्लिफ्लोजिन, स्पेलिंग है एम्पाग्लिफ्लोजिन। तो फ्लोजिन का तो मतलब देखो इसमें क्या आ जाएगा, ग्लीफ्लोजिन, इसमें आ जाएगा ग्लूकोज, GLE से आ जाएगा ग्लूकोज, F से आ जाएगा फ्लो, ग्लूकोज फ्लो, जिन से आ जाएगा इन यूरिन। तो ग्लूकोज फ्लो इन यूरिन दैट इज ग्लीफ्लोजिन, ये सेम रहेगा लास्ट में वर्ड, एम्पाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन, ठीक है। तो वो जो ग्लूकोज होते हैं वो हमारे यूरिन में पास आउट हो जाते हैं। इसको मेमोराइज करने के लिए हमें ये ट्रिक्स थोड़ा सा आपको बताया है, तो समझ में आया। और एक GLP-1 एगोनिस्ट होता है, दैट इज़ ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड, जो एगोनिस्ट होते हैं उसके अंदर जो ड्रग आती हैं वो ग्लूटाइड, एक्सेनाइटाइड, सेनाग्लिडाइड करके आती हैं ड्रग सारी। तो उसमें क्या होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक हार्मोन होता है हमारे यहाँ ग्लूकागोन, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था, पर चलो इसमें नहीं है। फिर फिलहाल इसका आंसर हमें ए इज़ द राइट आंसर। समझ आ गया होगा आपको, इसमें ड्रग्स की एग्जांपल भी याद रख लेना, एम्पाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन वगैरह। फ्लोजिन का मतलब ग्लूकोज फ्लो इन यूरिन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ HIV ट्रांसमिशन कैरीज हाईएस्ट रिलेटिव रिस्क ऑफ इन्फेक्शन विद सिंगल एक्सपोजर? कौन सा मोड है HIV का ट्रांसमिशन का जो हाईएस्ट रिस्क रहता है इन्फेक्शन का, सिंगल एक्सपोज एक बार हो जाए तो? ऑब्वियस ही बात है, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूजन। इसमें तो कोई बहुत ईजी है, ये तो 10th के लेवल पर भी क्वेश्चन आता होता है ये। तो ये ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट अगर एक बार किसी को चला गया, टच हो गया ब्लड से ब्लड बॉडी में, दैट मीन्स उसको रिस्क हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा 5th का ए। 5th का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्रिटिकल न्यूरो ट्रांसमीटर मेजर प्ले रोल इन द डिप्रेशन? कौन से हैं? ये भी हमारा इजी क्वेश्चन ही है वैसे। कौन कौन से क्रिटिकल न्यूरो, तो इसमें हम आंसर की तरफ ही बढ़ते हैं। सबसे पहले बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन। ये तीनों के तीनों जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो हमारे डिप्रेशन के लिए बहुत मेजर प्ले रोल करते हैं। जिसमें जैसे एसिटाइलकोलिन है वो नहीं है, एसिटाइलकोलिन नहीं इतना मेजर प्ले रोल करता, ठीक है। और इसमें कौन सा है, अमीनोब्यूटारिक एसिड भी नहीं करता, ठीक है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आएगा बी, 6th का बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 7th। 55 ईयर्स ओल्ड मैन है, अंडर डॉट्स थेरेपी, ट्रीटमेंट थेरेपी मीन्स टीबी के लिए जो होती है पल्मोनरी टीबी, फॉर द लास्ट 4 मंथ्स, 4 महीने से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। नाउ ही हैज़ डिवेल्प सिम्टम ऑफ पेरिफेरल न्यूराइटिस। अब उसको पेरिफेरल न्यूराइटिस के सिम्टम्स यूज़ हो गए हैं, आ रहे हैं। तो इसमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द राइट एडिशन? उसकी थेरेपी में हमें अब क्या ऐड करना चाहिए कि उसका पेरिफेरल न्यूराइटिस करेक्ट हो जाए? तो ये तो बहुत इजी है, बार बार पूछा जाता है। दैट इज़ सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो है हम उसकी में थेरेपी में ऐड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो हम ड्रग देते हैं आइसोनियाजिड, INH करके जो ड्रग होती है, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? उसका साइड इफ़ेक्ट पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है। क्योंकि वो जो ड्रग हमेशा पायरिडॉक्सिन के साथ ही दी जाती है, इसीलिए दी जाती है कि इसके अंदर ये साइड इफ़ेक्ट ना आए पेरिफेरल न्यूराइटिस का। तो पायरिडॉक्सिन इज़ ऑलवेज गिवन विद द आइसोनियाजिड या टीबी ट्रीटमेंट थेरेपी में हम उसको देते हैं सिर्फ इसी साइड इफ़ेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए। तो 7th का सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक? लोकल एनेस्थेटिक जो होते हैं ड्रग्स, उसका मेन मैकेनिज्म कौन सा है? तो प्राइमरी मैकेनिज्म एक्टिवेशन ऑफ लिगेंड गेटेड पोटाशियम चैनल, ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल,
स्टिमुलेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड एन टाइप कैल्शियम चैनल या ब्लॉकेज ऑफ गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल। तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका राइट आंसर आएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर। सोडियम चैनल को ये क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। क्या करते हैं, ब्लॉक। क्या होता है इसमें, हमारे जो सोडियम बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर जो सोडियम इन्फ्लक्स है उसको स्टॉप कर देते हैं। सोडियम को स्टॉप करने का मतलब क्या होता है, ये बॉडी में जब सोडियम सेल के अंदर नहीं जाएगा, इट मीन्स वहाँ पे हमारी जो नर्व इम्पल्स है वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो मेन है इसका मैकेनिज़्म जो है ड्रग का यूज़ होता है। तो इसमें बस इतना ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। ब्लॉकेज ऑफ द सोडियम चैनल बाइंड विद द सोडियम चैनल, दिस रिड्यूस क्या करता है वो, परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टू सोडियम आयन। इसकी जो सोडियम आयन की परमेबिलिटी है उसको रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से हमारा एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट नहीं होता। सोडियम के स्टॉपेज होने की वजह से हमारा एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट नहीं होता, और हमारी जो है वहाँ पे इंडक्शन सेंसेशन जो है वो रुक जाती है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, जिसके अंदर एक एग्जांपल आती है हमारी लिडोकेन या लिग्नोकेन, है ना। ये हमारा उसमें तो यूज़ होता ही होता है लोकल एनेस्थेटिक में, प्लस ये एंटी एरिथमेटिक में भी यूज़ होता है। एंटी एरिथमेटिक ड्रग भी यूज़ होती है। ये क्यों होता है, वहाँ पे भी क्या करता है, ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। क्विनिडीन भी आता है सोडियम चैनल में, लिडोकेन भी आता है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी अरिथमेटिक ड्रग्स एक्ट बाय इनहिबिट पोटाशियम, सोडियम एंड कैल्शियम चैनल। जो तीनों को ही इनहिबिट करता हो तो ऐसी कौन सी ड्रग है। तो उसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। पहले आएगा एमियोडारोन, दैट इज़ द सी इज़ द राइट आंसर, एमियोडारोन। अब एमियोडारोन जो होता है मेनली तो होता है हमारा पोटाशियम के लिए इनहिबिट करता है, बट वो सोडियम और कैल्शियम को भी, बट उतनी एफिशिएंसी के साथ उनको इनहिबिट नहीं करता, बट इनहिबिट करता है। तो ये तीनों के जो ड्रग करता है दैट इज़ एमियोडारोन। क्विनिडीन जो होता है वो हमारा सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। ठीक है, लिग्नोकेन भी सोडियम को ब्लॉक करता है, और फ्लिकेनाइड भी। तो ये तीनों सोडियम को करते हैं, बट एमियोडारोन तीनों जो है सोडियम को ब्लॉक करते हैं, और एमियोडारोन तीनों को करता है, पोटाशियम, सोडियम एंड कैल्शियम को, एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 48 years old woman is having the symptom of weight gain called intolerance, constipation, bradycardia, puffy face, lethargy and dry skin. These symptoms which of the following, किसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। लेडीज़ में जो होते हैं 48 ईयर्स की लेडी है जिसमें उसका भार बढ़ गया है, ठंड उसको सहन नहीं हो पा रही है, उसको कब्ज रहने लग गई है, उसका फेस बड़ा हेल्दी सा हो गया, लेथर्जी, थकावट रहती है, स्किन ड्राई रहती है। तो ऑप्शन ए है कि ओवर यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड ओवर यूज़ ऑफ थायरोक्सिन सोडियम। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, हाइपोथायरॉयडिज्म, जो एक डिजीज़ है, हार्मोनल डिजीज़ है हमारी, जिसमें जो हमारा TSH लेवल जो है बढ़ जाता है, बट T3 T4 जो है वो डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसको हाइपो बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या सिम्टम्स होते हैं, यही सारे सिम्टम्स होते हैं, वेट गेन होना, कोल्ड इंटॉलरेंस होना, कॉन्स्टिपेशन, ब्रैडीकार्डिया, सब कुछ जो है ये उसी के सिम्टम्स होते हैं। ये आजकल जो है प्रेगनेंसी में बहुत मोस्टली लेडीज़ को होने लग गया है प्रेगनेंसी में। फिर एक बार जब प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम आ जाती है हाइपोथायरॉयडिज्म की, फिर ये कंटिन्यू उसकी लाइफ टाइम मेडिसिन शुरू हो जाती है, कंटिन्यू शुरू हो जाती है मेडिसिन इसकी। इसमें जैसे थायरोक्सिन मेडिसिन जो आती है वो यूज़ करते हैं हम, ये खाली पेट खाते हैं हम, और डेली रेगुलर यूज़ करते हैं फिर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा बी, ये सी जो भी है, हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज नॉट ए लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। इनमें से कौन सा नहीं है लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। तो इसका आंसर जब हम देख लेते हैं, इसका राइट आंसर आएगा डी,
DH2 रिसेप्टर जो होता है वो लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर नहीं होता। ठीक है। निकोटिनिक, 5-HT3, गाबा, ये तीनों जो होते हैं वो लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स होते हैं। लिगेंड गेटेड आयन चैनल का मतलब क्या है, इसके अंदर अलाउ करते हैं, क्या अलाउ करते हैं, फ्लो ऑफ सिलेक्टेड आयंस, मींस सिलेक्टेड जो आयंस होते हैं उसको अलाउ किया जाता है, मतलब उसको परमिशन दी जाती है सिलेक्टेड आयंस को फ्लो करें। गेटेड आयन चैनल का मतलब क्या हुआ, सिलेक्टेड आयंस को मतलब अलाउ किया जाता है कि वो मूव करें किसके अगेंस्ट, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमारी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसके अगेंस्ट जो है फ्लो करता है, आयंस मूव करता है, उसको रेगुलेट किया जाता है। तो जिसकी इसके अंदर होता क्या है, जो आयन मूव करेंगे किस में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्रॉस करेंगे, तो वो किस प्रोसेस से करेंगे, एक्टिव या पैसिव, तो वो पैसिव के थ्रू आयन जो है वो अंदर जाते हैं या बाहर आते हैं। पैसिव का मतलब क्या हुआ, इट मीन्स वो जो वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि आयन कैसे मूव करना है, कम करना मीन्स जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कम होगी वो उस तरफ मूव करेंगे, इट मीन्स इसमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए, पैसिवली मूव करते हैं। तो लिगेंड गेटेड आयन चैनल के बारे में थोड़ा सा बताया था कि आयंस को अलाउ किया जाता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू मूव करने के लिए, फ्लो करने के लिए, और ये पैसिवली ड्राइव होता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की कंसंट्रेशन पे। ये देखा जाता है कि कौन सी उसके ऊपर कंसंट्रेशन है, उसके अकॉर्डिंग ये मूव करता है। ठीक है। और जो H2 रिसेप्टर जो होता है हमारा वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है, और ये लिगेंड गेटेड आयन नहीं होता, जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर होता है हमारा H2 रिसेप्टर। ये मेन क्या करता है, हमारा स्टिमुलेट करता है किसको, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को, मींस गैस्ट्रिक एसिड जो सिक्रीशन है उसको इंक्रीज़ करता है ताकि वो डाइजेशन बॉडी में अच्छी हो, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को बढ़ाता है, और जीआई की मोटिलिटी को भी इंक्रीज़ करता है, गैस्ट्रो की हमारी जो स्टमक की मोटिलिटी है जो उसको इंक्रीज़ करता है, रेगुलेट करता है। H2 रिसेप्टर जो होते हैं हम जब यूज़ करते हैं H2 रिसेप्टर्स या H2 रिसेप्टर ब्लॉकर इनहिबिटर जिसको हम बोलते हैं, वो क्या करेंगे, ऑपोजिट करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को, मीन्स एंटासिड जैसे हम जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये लिगेंड गेटेड आयन चैनल नहीं होते। तो लिगेंड गेटेड होते हैं निकोटिनिक, 5-HT3 रिसेप्टर, हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन भी जिसको हम बोल सकते हैं, और गाबा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ द ड्रग cause side effects like dryness of mouth, tachycardia, urinary retention, constipation, blurring of vision, precipitation of glaucoma, ये सब जो है ड्रोजीनेस, इम्पेयर्ड ऑफ कॉग्निशन जो करते हैं, कौन सी क्लास है वो ड्रग की। तो देखो जो ड्राइनेस ऑफ माउथ है, मीन्स पानी प्यास लगती है, सूखा लगता है, स्किन भी ड्राई हो जाती है, वो मेनली हमारी एंटी कोलिनर्जिक है। तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं, दैट इज़ कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक। एंटी कोलिनर्जिक की ड्रग जैसे हम देखते हैं पहले एट्रोपिन, ऑक्सीबिटाइनिन, टायोट्रोपियम, इप्रोट्रोपियम, बहुत हैं, हायोसाइमिन है ना, हायोसाइमिन स्टमक पेन के लिए हम देते हैं, उसमें होता क्या है, यही करते हैं ना, वो ड्राइनेस आती है हमारे, वो सिक्रीशन को रोक देते हैं। मेनली एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होता क्या है, ब्लॉक करता है या इनहिबिट करता है किसको, न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को, जैसे एसिटाइल कोलिन। समझ में आया, इनहिबिट करना या ब्लॉक करना किसको, न्यूरोट्रांसमीटर को, जो कि एसिटाइल कोलिन होता है, ACH, उसको करता है किस पे, बोथ सेंट्रली एक्टिंग या पेरिफेरल नर्वस एक्टिंग, नर्वस सिस्टम पे ये ब्लॉक करता है, पेरिफेरल या सेंट्रली एक्टिंग। ठीक है, उसको ब्लॉक कर देता है, इनहिबिट कर देता है ACH को, एसिटाइल कोलिन को, जिसकी वजह से ये सब इफ़ेक्ट्स आते हैं, फिजियोलॉजिकली इफ़ेक्ट्स आते हैं। इसको हम एंटी मस्कुरेनिक भी बोलते हैं, किसको, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग को एंटी मस्कुरेनिक। क्यों बोलते हैं एंटी मस्कुरेनिक, क्योंकि ये जो करता है एंटी मस्कुरेनिक, बिकॉज कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है, कॉम्पिटिटिवली एंटी कोलिनर्जिक किसको कम्पीट करता है या इनहिबिट करता है, बाइंडिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन को मस्कुरेनिक रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होने देता, मस्कुरेनिक रिसेप्टर पे जिसको है बाइंड नहीं होने देता एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, तो इसको लिए हम इसको एंटी मस्कुरेनिक भी बोलते हैं।
तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या क्या सारे इफ़ेक्ट्स आते हैं, जैसे मिड्रेसिस भी आता है, प्यूपिल डायलेशन, ग्लोकोमा, टैकीकार्डिया, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ड्राइनेस ऑफ स्किन, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे इसमें साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। ग्लोकोमा याद रखना, एक तो मेन हमारा एक ड्राइनेस मीन्स पानी की उसमें वो हो जाती है कमी, इम्पेयर्ड ऑफ कॉग्निशंस हो जाती हैं, ड्रोजीनेस, ये सारे इफेक्ट हैं एंटी कोलिनर्जिक के, सॉरी ए नहीं बी, एंटी कोलिनर्जिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोकाइंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटर इन इन्फ्लामेशन एंड आर द टारगेट ऑफ एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट इन यूज्ड इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो भी बनाई हुई है, देख सकते हो आप। DMARD, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड डिजीज़। तो इसमें हमने याद करना है, इसका आंसर क्या है, ए इज़ द राइट आंसर, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड इंटरल्यूकिन 1, दैट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसका हमने एक ट्रिक बताते हैं आपको। इसमें आता है एस इनहिबिटर, एस इनहिबिटर याद रखना है। ए से आ जाएगा हमारे पास अडेलीमोबैब, ये सारे मोबैब है, अडेलीमोबैब। सी से सर्टोलीमोबैब, सर्टोलिजुमैब। देन ई से इटानरसेप्ट, इटानरसेप्ट। और इनहिबिटर से आ जाएगा इन्फ्लिक्सीमैब, इन्फ्लिक्सीमैब। तो ये सारे जो मैब हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होते हैं, ये बायोलॉजिकली हमने प्रिपेयर किए हैं रूमेटॉइड ड्रग्स के लिए। ये सारे के सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक एस इनहिबिटर के, वो किस चीज़ के हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF, इसको हम बोलते हैं TNF अल्फ़ा इनहिबिटर्स, TNF अल्फ़ा इनहिबिटर हम उसको बोलते हैं, जिसके अंदर हमने आपको ट्रिक बताई है एस इनहिबिटर वाली। ए से अडेलीमोबैब, सी से सर्टोलिजुमैब, ई से इटानरसेप्ट और इनहिबिटर से इन्फ्लिक्सीमैब। एक और भी होता है इसमें गोलीमोबैब, गोलीमोबैब। ये सारे के सारे जो होते हैं ये हमारे रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज़ होते हैं और सोरेसिस वगैरह में, ऑटोइम्यून डिजीज़ के अंदर मोस्टली ये यूज़ होते हैं, जिसके अंदर लोअर इम्यूनिटी होती है। ठीक है, और इंटरल्यूकिन 1 रह गया। इंटरल्यूकिन 1 में कौन सा आता है, एनाकिनरा, एनाकिनरा। ये इंटरल्यूकिन इनहिबिटर्स होते हैं। इसको याद रखने का तरीका, ए से आएगा फर्स्ट, दैट इज़ 1 एना ए, और किनरा आएगा इंटरल्यूकिन, IN से इंटरल्यूकिन। तो एनाकिनरा इज़ द इंटरल्यूकिन 1। ऐसे ही इंटरल्यूकिन 6 भी होता है, उसमें आता है हमारे पास सेरेलीमोबैब। तो S से 6 हो जाता है, एनाकिनरा 6। ठीक है, तो ये सब जो थी हमारे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, TNF अल्फा इनहिबिटर एंड इंटरल्यूकिन 1 के रिगार्डिंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स हम जो यूज़ करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट के रिगार्डिंग देखते हैं हम। दे हैव एन एफिनिटी फॉर द एगनिस्ट बाइंडिंग साइट ऑन द रिसेप्टर, ये राइट आंसर है इसका कि उसकी एफिनिटी होती है, ऑब्वियस ही बात है। दे हैव नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ये भी सही है। दे काज पैरेलल राइट वर्ड शिफ्ट टू द ऑफ द कंट्रोल डोज रिस्पॉन्स कर, ये भी ओके है। मैक्सिमम रिस्पॉन्स ऑफ एगोनिस्ट कैन नॉट बी अचीव्ड इन द प्रेजेंस बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट, ये रॉन्ग है। तो इसका 14th का डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन देखते हैं। Atypical antipsychotic differ from the typical antipsychotic in various ways that define them as atypical. Which one of the following is not a defining property of atypical antipsychotic? Atypical antipsychotic कौन सी होती हैं, सेकंड जनरेशन जिसको हम बोलते हैं, ये सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, मीन्स उसको वो किया गया, इम्प्रूव किया गया था। तो उसमें कौन सी हैं, किसकी वजह से हम इसको एटिपिकल बोलते हैं, और ऐसी कौन सी इसमें प्रॉपर्टी नहीं है जो कि एटिपिकल एंटीसाइकोटिक की शो नहीं करती। ठीक है, इसका राइट आंसर पहले देख लेते हैं, दैट इज़ द ए इज़ द राइट आंसर। इसमें होता क्या है,
इम्प्रूव करता है एफिकेसी इन ट्रीटिंग द नर्व नेगेटिव सिम्टम्स। इसको सेकंड जनरेशन बनाया इसलिए गया था, इम्प्रूव किया गया था, तो ट्रीटिंग नेगेटिव सिम्टम्स से इम्प्रूव किया गया। इसमें एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स भी इम्प्रूव किए गए, लोअर रिस्क किया गया, और ग्रेट सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकेट देन डोपामिन ब्लॉकेट, ये भी इसको इम्प्रूव किया गया था। ठीक है, तो 15th का राइट आंसर आएगा ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 15 का ए इज़ द राइट आंसर। तो आज हमारा यहीं तक हम करते हैं डिस्कस, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू दोस्तों।